बैक बीपीएससी टेस्ट सीरीज के अनुक्रम में पुनः आपके बीच मुखातिब हूँ और ये परामर्श और सलाह देना चाहूँगा कि हमारी प्रीसा IAS को ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपका मोड पसंद हो ज्वाइन करिए और निश्चित सफलता की गारंटी के साथ अपनी मंजिल को पाइए। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोचिंग का फाउंडर और फैकल्टी मैं खुद IAS ऑफिसर के रूप में हूँ। हमारी पूरी टीम रिटायर्ड और करंट IAS ऑफिसर ही हैं। तो ये पहला कोचिंग है जो बाय द IAS फॉर द IAS, दैट इज़ प्रीसा IAS। तो आगे टेस्ट सीरीज के सीक्वल में चलते हैं। तो अगला सवाल है 46 नंबर। ये कह रहा है कि गिलोटिन प्रस्ताव क्या होता है। गिलोटिन प्रस्ताव का मतलब होता है कि संसद के सत्र में सरकार द्वारा जारी आदेश जिसके तहत सांसदों को न्यूनतम निर्धारित समय किसी विधेयक के चर्चा हेतु सदन में देना होता है, उसको बोलते हैं गिलोटिन प्रस्ताव। अदरवाइज होता क्या है कि सदन में उपस्थिति जो है MPs की कम हो जाती है और जो बिल या विधेयक या कोई विषय लाया गया है तो उस पर जो है कानून बनने की जो बात है उस पर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेंबरों का नहीं हो पाता है। इसीलिए वो गिलोटिन प्रस्ताव लेके आते हैं कि न्यूनतम निर्धारित समय किसी विधेयक के चर्चा हेतु सांसदों को देना होगा। एक तरीके से ये वही है कि बच्चे जो क्लासरूम में अटेंड करते करते बीच में भाग जाते हैं या लेट आते हैं, सेम चीज़ है। गिलोटिन नाम दे दिया है, लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ है। आपने देखा होगा कई बच्चे क्लास में भाग जाते हैं, जाके अपने बाज़ार में घूम घाम के फिर आते हैं। उसको बोलते हैं ना ट्रुएंसी, आवारागर्दी, भगेड़ूपन। एक को ट्रुएंसी बोलते हैं, एक को वैग्रेंसी बोलते हैं। जो क्लास से भाग जाता है भगेड़ू बोलते हैं उसको देसी भाषा में, ट्रुएंसी इंग्लिश में भगेड़ूपन। और दूसरा होता है वैग्रेंसी, आवारागर्दी। बिना उद्देश्य के बाजार में इधर उधर घूम रहा है, कोई मतलब नहीं है, ना उसको भूजा खाना है ना चाय पीना है, लेकिन ऐसे ही घूमता रहता है हमारा। भगेड़ू जो भाग जाता है बीच में, सेम चीज़ है ये। संसद के सत्र में सरकार जो एक आदेश जारी करती है कि भैया MPs लोग सब लोग न्यूनतम इतने दिन जो भी डेज निर्धारित करे किसी विधेयक के चर्चा में देना पड़ता है। ये क्वेश्चन मैं कहीं पढ़ रहा था आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें पूछा था ये कि संसद में सरकार द्वारा लाई गई विधेयकों पर संबंधित समितियों के द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, उसमें कोई व्यवहारिक या प्रैक्टिकलिटी या मीनिंगफुल इनपुट्स नहीं दिए जाते। चर्चा करिए, ये वही है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि गिलोटिन प्रस्ताव आता है कभी कभी। अब आप देखिए कि ये इनहेरेंट फीचर है। संविधान सभा वालों को भी मालूम था कि ये भागेंगे सब, तो बांधने के लिए एक कंसेप्ट गिलोटिन प्रस्ताव दे दिया। तो ये सही है। बुनियादी तौर पे ये प्रश्नकाल और शून्यकाल के बीच की अवधि, ये भी सही है। अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, शून्यकाल, प्रश्नकाल। वो आगे हम शायद पॉलिटिकल में साइंस में पढ़ाए हैं आपको। कटौती प्रस्ताव का एक छोटा भाग है, बात भी सही है। कटौती प्रस्ताव कट मोशन, जैसे ये बिल आया है, इस पर कोई विपक्षी पार्टी कहेगा कि 1 रुपया कटौती का प्रस्ताव मैं लाता हूँ जितना रुपये का आप बिल लाए, तो उस पर कट प्रस्ताव में क्या होता है कि वोटिंग हो जाती है, और वोटिंग में अगर सरकार 50% से नीचे गई तो सरकार गिर जाती है। तो बड़ा खराब चीज़ है कट प्रस्ताव। उपर्युक्त सभी, इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। 47 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में है। ये कह रहा है कि
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सांविधिक निकाय है, जिसका गठन भाग 14 के अंतर्गत आर्टिकल 315 से 23 में वर्णित है। ये सही बात है। सांविधिक निकाय इसलिए है क्योंकि भैया इसका प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 315 से 23 के बीच। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि आर्टिकल 320 के तहत ये क्या काम करेगा, उसके बारे में साक्षात्कार लेकर नियुक्ति, डिसिप्लिनरी केसेस, सरकार को सलाह देना, भर्ती नियमों में संशोधन करना। इसका काम थोड़ा बहुत आप जान जाइए क्या होता है, क्योंकि किताबों में इतनी डिटेल में रहता नहीं है, और रहता है तो आपको समझ में नहीं आता। तो एक तो एक सांविधिक निकाय है इस आर्टिकल के तहत। दूसरा कहा कि इसका काम क्या है, साक्षात्कार लेकर नियुक्ति करना। तमाम पद यूपीएससी खाली आईएएस का एग्जाम नहीं लेता, ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी ऐसे ऐसे 14-15 टाइप के एग्जाम लेता है। तो ये 14-15 टाइप का जो एग्जाम लेता है उसमें तमाम पद ऐसे भी हैं जिसके लिए लिखित परीक्षा नहीं होती, सिर्फ इंटरव्यू लेके सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात है। दूसरा, इसमें जो प्रमोट होते हैं क्लास 1 में कोई, चाहे वो बीपीएस बिहार प्रशासनिक सेवा का अफसर आईएएस बनता है, चाहे कोई और संघ सरकार के अंतर्गत जो क्लास 2 से क्लास 1 बनता है, तो उसके लिए यूपीएससी का क्लियरेंस एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। कुछ मामलों में प्रमोशन से पहले इंटरव्यू की भी बात होती है। तो पहला इंटरव्यू लेकर नियुक्ति, प्रमोशन में उसका क्लियरेंस, अनुशासनिक मामले, यानी सरकार जब किसी अधिकारी के विरुद्ध जो है डीआर डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल के तहत कार्रवाई करती है, तो उस मामले के अंतिम निर्णय देने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से सलाह ली जाती है कि आपका क्या ओपिनियन है, आपने कैसा आदमी भर्ती करके दिया जो यहाँ आके गड़बड़ कर रहा है, करप्ट हो गया है, ये है वो है। क्योंकि चयन की जिम्मेदारी यूपीएससी ने लिया, तो उसके ऊपर ही बात आती है, इसीलिए उससे सलाह लेना जरूरी होता है। और उसके आंचल पे दाग है कि आपने मिस्टर एक्स को आईएएस में सेलेक्ट किया, ये तो बहुत ही बेकार आदमी है, आपने ठीक से सेलेक्ट नहीं किया, तो उसके ऊपर ये लांछन आता है। इसीलिए जो है उस मामले पे उसकी सलाह जो है रिकॉर्ड की जाती है। और भर्ती नियमों में संशोधन, जो आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज के रूल्स में तमाम बदलाव आते रहते हैं। तीसरा कह रहा है कि यह 15 प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है, वो भी मैं बोल रहा था। यहाँ तक कि संघ एवं राज्य के अधिकारियों को जो समूह क हेतु प्रमोट होते हैं का क्लियरेंस भी देता है, वही जो हमने पहले बोला। चौथा कह रहा है कि इसके सदस्यों की नियुक्ति पीएसबी द्वारा किया जाता है, जैसे कि सीपीएससी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। ये गलत है, इस सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, पीएसबी के द्वारा नहीं किया जाता। पीईएसबी इसका पूरा नाम है पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पीएसयूज होते हैं सीपीएससी उनका करता है, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति ये नहीं करता, तो ये गलत है। तो आपका 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3, ये सी जो है ये वाला सही है। 48वां क्वेश्चन है कैबिनेट की नियुक्ति समिति। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के बारे में आप जान लीजिए, यह एसएजी ग्रेड से ऊपर का अधिकारी, एसएजी ग्रेड का मतलब सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जो आईजी होता है, कमिश्नर होता है, आपने सुना होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है सचिवालय में, स्टेट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। तो एसएजी ग्रेड से ऊपर के अधिकारियों का प्रमोशन, चयन और पोस्टिंग के मामले की स्वीकृति देता है अपॉइंटिंग कमिटी ऑफ कैबिनेट। ये पहला सही है। दूसरा, इसमें प्रधानमंत्री गृह मंत्री द्वारा गठित है, जिसमें यही 2 लोग शामिल है, ये भी सही है। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवीक्षा 48 संवीक्षा नहीं की जाती क्योंकि यह कार्यपालिका का काम है, ये भी सही है। और इनके पास नियुक्ति के मामले जो पीएसबी द्वारा की जाती है वही अनुमोदन हेतु भेजी जाती है, ये गलत है, ये नहीं भेजी जाती।
तो इसमें जो है 1 2 3 सही है। नहीं, ठीक है, ये वाला 4 जो है सही नहीं है, बाकी 1 2 3 सही, यानी ए। अगला सवाल देखिए 49। अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में क्या है? रिट की पावर है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट होता है, तो ये जो है हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता में आता है। 32 जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता में आता है। और तीसरा जो है अनुच्छेद 44 से कॉमन यूनिवर्सल सिविल कोड में आता है। समान नागरिक संहिता का मतलब आपको मालूम होगा, जहाँ पे सबको जो है समान कोड ऑफ लॉ से वो किया जाए, शासित किया जाए। ये सिर्फ गोवा में है, बाकी पूरे इंडिया के किसी और स्टेट में नहीं है। इसकी डिमांड बार बार उठती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि सभी धर्म के लोगों के लिए समान कानून होगा, अलग अलग कोई धार्मिक आधार पे कानून नहीं होगा। जैसे अभी मुस्लिम शरीयत अधिनियम है, हिंदू मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, ये सब। और अनुच्छेद 214 ये उच्च न्यायालय का गठन की बात करता है। 360 जो वित्तीय आपात की बात करता है। उसी की बात इसमें है कि देश में कभी वित्तीय आपात 75 सालों में नहीं लगा, कभी लगना भी नहीं चाहिए, नहीं तो स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। ये मिलान करे वाला है, तो ये जो है इसका आंसर सही है। आपको ये बहुत हल्का सवाल है, आप खुश होंगे कि भाई चलिए बहुत आसान सवाल पूछ लिया। उच्च न्यायालयों की शक्तियों के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, रिफ्रेश हो जाएगा। ये कह रहा है इसकी अपीलीय अधिकारिता केवल क्रिमिनल मामलों में होती है, न कि सिविल मामलों में। ये गलत है। दांडिक मामले और सिविल दोनों मामले में इसको अधिकार है। तो क्रिमिनल और सिविल सूट आपको मालूम ही होगा, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। सिविल मामले मतलब जो खेती बाड़ी जमीन जायदाद से रिलेटेड है सिविल मामले, और फौजदारी दांडिक मतलब मार पिटाई वाला। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, न कि संसद के द्वारा। अभी देखिए ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन स्टेटमेंट आ गया है। अब आप सोचते रहेंगे कि साहब ये तो फिर घुमा दिया आपने, और घूमना ज़रूरी है, अदरवाइज आप पास नहीं कर पाइएगा। अब आप सोचिए पहले। तो ये जो कह रहा है ना कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, जैसे महाराष्ट्र में जो उच्च न्यायालय बॉम्बे में, गोवा का उस पर अधिकारिता, गोवा का भी वही काम देखता है। लक्षद्वीप वाले का काम भी केरल वाला देखता है। तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा हो गया उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, न कि संसद के द्वारा। ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का काम नहीं है, ये काम है सरकार का, कार्यपालिका का। और इसी तरीके से चेक एंड बैलेंस होता है ना। फिर जो संविधान में दिया ही नहीं है कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, तो ये सब चीज़ें उसी का फायदा है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है द्वारा इसकी नहीं की जाती स्थापना, बल्कि ये काम राजनीतिक कार्यपालिका का है। तो ये गलत है। कब होगा, कौन किसके ऊपर जुरिडिक्शन में रहेगा, ये सब काम सरकार का है। वो सर्वोच्च न्यायालय का काम है, आपको नियुक्ति कर दी गई, विषय वस्तु को पढ़िए, समझिए और उस पर बहस करके निर्णय दीजिए, खत्म। ये सब काम प्रशासनिक है, ये भी गलत। तीसरा, उच्च न्यायालय राज्य के अधीनस्थ न्यायालय पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण नहीं करते, बल्कि राज्यपाल द्वारा के। ये गलत है। ये भी गलत इसलिए है क्योंकि प्रशासनिक नियंत्रण जो है इस पे उच्च न्यायालय राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण करते हैं। किसी भी जज की पोस्टिंग वोस्टिंग कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ये सब जो है हाई कोर्ट ही देखता है। और चौथा क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं पद स्थापना गवर्नर द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है।
उसमें हाई कोर्ट के परामर्श से किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चले तो इसका सही आंसर है केवल 4, यानी ये वाला। अगर आप देखेंगे तो 3 और 4 आपस में कंट्राडिक्टरी हैं, तो इसलिए ये गलत है और ये वाला सही है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं पदस्थापना गवर्नर द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से होता है। ऊपर कह रहा है कि उच्च न्यायालय राज्य के अधीनस्थ न्यायालय पर प्रत्यक्ष प्रशासन नियंत्रण नहीं करते, बल्कि राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो वो जो है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है हाई कोर्ट का होता है इनके ऊपर, सबॉर्डिनेट जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आगे चलिए, ये आ गया आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है आप देखिए इसमें ट्विस्ट कहाँ पे है। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मोस्ट वेल नोन आर्ट फॉर्म इन इंडिया मेनली इन्वॉल्व पेंटिंग, म्यूजिक, स्कल्पटिंग एंड लिटरेचर वर्क्स विच इज़ वेरी कॉमन इन ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया सिम्स दैट वी आर सिंगल। पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा सही लग रहा है कि सही बात है, लेकिन इसमें एक ही शब्द है जिसने इसको गलत कर दिया, विच इज़ वेरी कॉमन इन ऑल रीजन्स। कॉमन कहाँ है, हर जगह की अलग अलग शैली है। वहाँ नागर शैली है उत्तर में, तो दक्षिण में द्रविड़ शैली है, अलग अलग वेरिएशंस है, कॉमननेस नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। इंडिया इज अ होम ऑफ मेनी ट्रेडिशनल फोक एंड ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट हैविंग इनॉर्मस डाइवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। ये सही है, जितनी जो पारंपरिक डांस है, कला है, आर्ट है, ये सब जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। तीसरा है कि वी आर सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है भैया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। एक एक शब्द की वजह से पूरा गड़बड़ हो रहा है, आप ध्यान नहीं देंगे तो कल परसों आपको दिक्कत होगी। ठीक से पढ़िए इसको, आज़ादी का अमृत महोत्सव विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। बस एक शब्द की वजह से ये गलत हो गया। इंडियन आर्ट इज नोन फॉर इट्स लिगेसी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म एंड इट्स हैवी रीजन्स इन्फ्लुएंस एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। ये बात सही है, तो इसमें 2 और 4 सही होना चाहिए। तो 2 और 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे सेंटेंस जब आए तो उसको ठीक से पढ़िए, एक शब्द जो है उसमें डाल देगा, उसी वजह से पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए एक एक शब्द को ठीक से पढ़िएगा। तो मैच करना है, आसान है। वर्ली पेंटिंग आपको मालूम है नासिक में है, मधुबनी पेंटिंग मधुबनी में है, कलमकारी और फाड़ पेंटिंग ये कहाँ पे है, 52 में A221334। कलम फाड़ पेंटिंग राजस्थान में है और कलमकारी जो है आंध्रा में है। तो ये 12213344 ये वाला आंसर इसका सही है। आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है हिस्ट्री का। मोहम्मद गजनी अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स। 17 बार आक्रमण करने के बाद भी नहीं मन भरा। अब आप सोचिए, आप तो 2-3 अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो उतने में पसीने छूट जाते हैं। आप इससे क्या सीखने को मिल रहा है इतिहास से, कि आदमी को जो है मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोचिंग चलाना हो, चाहे खेती बाड़ी करना हो, चाहे आईएएस का एग्जाम देना हो। चरईवती चरईवती चिट्टी की तरह चलते रहिए, चाहे खरगोश की तरह मत चलिए, है कि नहीं। और केएफसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। केएफसी का जो मालिक है वो कम से कम 50 बिजनेस में लॉस हो चुका था उसको। कहीं आग लग जाती थी, कहीं लूट जाता था, कहीं सड़ जाता था। और 60वें साल के बाद 61वें साल की उम्र में उसने केएफसी खोली थी। और आज केएफसी कहाँ है आप अनुमान लगाइए, केंटुकी फ्राइड चिकन। इतना बड़ा दुनिया में ब्रांड है कि नहीं। अब इस समय वो आदमी पता नहीं है कि नहीं, 80-85 साल का तो होगा ही। तो इस पढ़ाई से, गजनी के 17वें अटैक से आपका मन में एक झंकार पैदा हुआ, यानी अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो अभी तो आपकी शुरुआत है, 2-4 बार फेल हुए होंगे। हमारे पास तो सब फेलियर ही आते हैं ज़्यादातर।
अच्छे अच्छे कोचिंग से पढ़ने के बाद फिर यहाँ आते हैं कि भाई कैसे आंसर राइटिंग होगा, कैसे क्वेश्चन समझेंगे। हमारे पास तो बढ़िया है, रिफाइंड लोग आते हैं, तो हमें भी कम मेहनत करनी पड़ती है। आंध्रा से लेके और नॉर्थ पंजाब तक के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े कोचिंग से पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन ना होना, क्योंकि सिलेक्शन इज नॉट ए साइंस, इट इज ए आर्ट। वो कला हम बताते हैं। तो भैया आप इसे इंस्पायर हो जाइए कि 17 बार अटैक करने के बाद भी गजनी हिम्मत नहीं आ रहा। तो 17 टाइम अटैक करने के बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ गजनायर। ही ऑल्सो पुट रिलीजियस डायमेंशन टू हिज इन्वेजन ऑफ इंडिया। इतना चालू था कि उसने इमोशनल इंटेलिजेंस को कितने ढंग से यूज किया, अब आप देखिए। उसने बिरादरीवाद, जातिवाद के नाम पे उसने इमोशनल इंटेलिजेंस यूज किया। उस ज़माने में भी इमोशनल इंटेलिजेंस होता था। ये देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, जो संपत्ति है इंडिया की, वेल्थ ऑफ गजनयार, उसको जो है लूट के ले जाना था, सीधी सी बात है। ही ऑल्सो पुट रिलीजियस डायमेंशन टू हिज इन्वेजन। अल्लाह के नाम पे जो है मुस्लिम धर्म के लोगों को भी उसने इमोशनली जो है ब्लैकमेल किया, ताकि वो लोग ज़्यादा प्रोटेस्ट ना करें। और उसमें बहुत सारी धार्मिक बातें हैं, उसमें हम जाएंगे तो डिबेट और डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ही डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ, कांगड़ा एंड मथुरा टू अर्न द निक नेम ऑफ आइडल ब्रेकर। मूर्ति तोड़वा, आँख फोड़वा की तरह मूर्ति तोड़वा। तो ये लॉ आइडल ब्रेकर के नाम से जो है जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसने बहुत सारे मूर्तियों को जो है तहस नहस किया था ना। सोमनाथ मंदिर को, कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में, मथुरा यूपी वाला, उसने तमाम मंदिरों को तोड़ा फोड़ा, सिर्फ इसलिए कि अपने धर्म के लोगों का सिंपैथी गेन करें कि यही सच्चा इस्लाम का आदमी यही है। तो उस वजह से ये सब काम किया। तीसरा है, द इम्पैक्ट ऑफ गजनीज एक्सपोज द शॉर्ट कमिंग ऑफ द वार स्ट्रेटजी ऑफ द राजपूत किंग। इसका अटैक ने राजपूत राजा जो उस समय हुआ करते थे, उनके दाव पेंच को देखो, सही पकड़ा आपने। वो जो है एक्सपोज किया उनकी कमियों को। मैंने उसके अटैक होने और जीतने की वजह से इनकी शॉर्ट कमिंग्स पता चली कि ये राजा जो हमारे राजपूत किंग्स हुआ करते थे, उनके पास जो है कुछ कमी है, ये चीज़ पता चली। उसकी शॉर्ट कमिंग्स को उजागर किया गया, हो गया। किया क्या गया? जब आप उससे फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी अपनी औकात तो पता चली गई ना कि आप कितने पानी में तैयारी किए हुए हैं। तो पानी कितना गहरा है ये तो उसी से पता चला। उसके बाद चौथा कह रहा है, इट ऑल्सो रिवील्ड दैट देयर वाज नॉट पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया एंड इट इन्वाइटेड मोर अटैक्स इन फ्यूचर। इससे ये भी पता चला कि राजनीतिक तौर पे हम लोग यूनाइटेड नहीं थे, हैं, जिसकी वजह से भविष्य में और अटैक होने की जो है बात दिखाई पड़ी। तो ये है, पूछ रहा है कि कौन सही है, तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। 54वां क्वेश्चन भी हिस्ट्री से है। 54 हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूड्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अलॉन्ग विद बेसिन्स ऑफ इंडस एंड गंगेज। सही बात है, ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इन अर्ली हड़प्पा फेज कंसीडर्ड टू बी 3000 to 1500 BC, ये भी सही है। अर्ली वैदिक एज नोन एज ऋग्वेद एज, ये भी सही है। वेद 4 होते हैं, आपको मालूम होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चौथा कह रहा है कि द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स दैट सेट्स लाइट ऑन इंडियाज पास्ट इज द ऋग्वेद, ये भी सही है। तो ये सारे चारों स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट है। अब आइए मैचिंग करने पे आइए थोड़ा सा। 55, क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है कि किसके साथ जो मैच दिया गया है 1 2 3 4 के सामने, उसमें से कौन कौन मैच जो है सही है।
तो फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर मौर्य थे, ये बात सही है। दूसरा, हु लिव्ड इन इंडिया फर्स्ट, ईरानियन थे जो सबसे पहले इंडिया आए थे। अर्ली ह्यूमन अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, विच इज द रेस ऑफ इंडिया, कॉकेसाइड। अब देखिए इसमें चार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में चार क्वेश्चन समेटे हुए हैं कि पहला पैन इंडिया माने पूरे भारत पे जो राज किया पहला, वो था मौर्यन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिहार से रिलेटेड भी है ये। और इंडिया में जो सबसे पहले रहने आए वो थे ईरानी लोग, ईरान से आए थे, जिसको आप आर्य कहते हैं। अर्ली ह्यूमन अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से जो अर्ली ह्यूमन, सबसे शुरुआती जो मानव प्राणी मानव आना शुरू किए, वो पहली बार इंडिया में जो आए वो अफ्रीका से आए। और रेस जो है, प्रजाति क्या है इंडिया की, वो है कॉकेसाइड। तीन प्रकार की प्रजातियां होती है, एक को बोलते हैं कॉकेसाइड, दूसरे को बोलते हैं मंगोलाइड, और तीसरे को बोलते हैं निग्रोइड। क्लियर है? तो कॉकेसाइड, मंगोलाइड और निग्राइड, दुनिया में तीन ही प्रजाति है। प्रजाति का मतलब क्या होता है? रंग से, उसके बायोलॉजिकल एंडोमेंट से, जैविक अक्षय निधि से तय करना कि कौन क्या है। तो इंडिया जो है कॉकेसाइड में आता है। निग्राइड में जनरली जो है अफ्रीकन कंट्री के जो ट्राइबल्स एरिया है वो आते हैं। मंगोलाइड में जो है सांवले लोग जिसे कहते हैं, वो इंडिया में भी है, और बहुत रेड इंडियन जिसे कहते हैं। कॉकेसाइड जो सफ़ेद है। तो ये जो है सारे पेयर जो है सही सही वर्णित है, तो इसका आंसर डी हो गया। मैच कराना है फॉलोइंग। नागा जो है कहाँ के हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। संथाल जो है सेंट्रल इंडिया के हैं। भील्स जो है ईस्ट इंडिया के, और टोडा जो है साउथ इंडिया के। सिंपल क्वेश्चन है ये। 57 देखिए, विच वन इज नॉट अ स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के कौन सा जो है स्टेज, चरण नहीं है? ट्रेडिशनल सोसाइटी है, कमांड भी है, और मिक्स्ड भी है, और एडमिनिस्ट्रेड मार्केट। ये कोई जो है इकोनॉमिक्स का स्टेज नहीं होता है। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेड मार्केट करके जो है ये कोई स्टेज नहीं है, ये बाजार का एक स्वरूप है। अर्थव्यवस्था का जो चरण है, फेज है, स्टेज है, वो नहीं है। और ये 58वां क्वेश्चन देखिए, ट्रू कौन सा है? फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम वाज डन बाय दादा भाई नौरोजी इन 1868। ये सही है, ये क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा कह रहा है कि इन 1870 इंडिया से इकोनॉमी वाज 92% शेयर ऑफ वर्ल्ड इनकम अंडर ब्रिटिश एम्पायर। देखिए क्या सोने की चिड़िया जिसे कहते थे। 1870 में इंडिया की इकोनॉमी जो है दुनिया के 92% इकोनॉमी के उसमें था, हिस्से में था। इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च इन 1951। ऑल ऑफ द चारों तीनों सही है, चौथा इसका आंसर बढ़िया है। 60वें तक इस पर डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। नियर टू रिवर था, ये बात सही है। दूसरा, एग्रीकल्चर जो है मेन एक्टिविटीज था, ये बात भी सही है। और दूसरा है मार्क्स चाणक्य, मार्क्स की तरह चाणक्य भी ये का मेन फिलॉसफी जो है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एडवोकेटिंग दैट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मनी। ये चाणक्य की बात और मार्क्स की बात में सिमिलरिटी थी, जो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मनी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा,
तीसरा कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन अर्बन सेटलमेंट वेयर हड़प्पा लोथल राखीगढ़ी रिवील्स देयर नॉलेज ऑफ अर्बन प्लानिंग। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है नॉन अर्बन नहीं था, ये अर्बन था। तो इस वर्ड की नॉन की वजह से जो है ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और एंशियंट इंडियन सिस्टम वेयर कैटर रेस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑफ ओल्डर वन, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। थर्ड गलत है क्योंकि नॉन अर्बन लिखा हुआ है, कि अर्बन होना चाहिए था इसलिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग अगेन। ये कह रहा है कि मैच कराइए कि कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ कौन फिट बैठता है। तो पंच मार्क कॉइन्स जो होता था उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता था, ये सही है। इंडो ग्रीक टाइप जो होता था उसमें जो प्राकृत भाषा यूज होती थी, ये सही है। गुप्ता कॉइनेज में ब्राह्मी का भाषा थी, या चोला कॉइन्स में नागरी था। तो इसका सीधा सीधा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 है। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इस शुभकामनाओं के साथ, दुआओं के साथ कि आप बीपीएससी में अवश्य चयनित होंगे। और हमारे जितने ऑनलाइन 167 लोग जुड़े हैं उसमें से जो बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए हमारी विशेष मनोकामना है, विशेष शुभेच्छा है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।